नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल एक नए विषय पर बात करेंगे जो अभी तक वीडियो आए हैं उन सब से हटकर है। यह वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस विषय को लेकर के शिक्षकों में, जो शिक्षक बनने वाले विद्यार्थी शिक्षक है उनमें, और प्रशासन के लोग जो शिक्षा से जुड़े हैं उनमें भी बड़ी भ्रांति है। और शब्दों का हेरफेर ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के पर्यायवाची अर्थ में काम में लेने लगते हैं। तो हम जो आज बात कर रहे हैं वो हमारा विषय होगा पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकें, उद्देश्य, इस प्रकार हम बात करेंगे। तो आपने गौर किया होगा कि जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं या थोड़े से किशोर बच्चों को देखते हैं तो उनके कंधे पर भारी भरकम एक बस्ता होता है और हमें ये रहता है कि देख कितना छोटा सा बच्चा है और उस पर कितना बड़ा भार लाद दिया। तो कभी सोचा है आपने कि इसमें जो भार होता है वो भार कौन तय करता है? ये भार कैसे तय किया जाता है? ये कोई स्कूल वाला ही तय कर देते हैं या इसके लिए कोई दूसरी बॉडी है? कौन इसका तय करता है कि पहली क्लास का बच्चा ये पढ़ेगा या 5वीं क्लास का बच्चा ये पढ़ेगा या 10वीं क्लास का बच्चा ये पढ़ेगा? तो आपने देखा होगा कि बस्ते में किताबें होती है, कुछ अभ्यास पुस्तिकाएं होती है, कुछ खाने के सामान होते हैं, बोतल होते हैं, पानी की बोतल होती है, या कुछ पाठ्य सहगामी गतिविधियों के लिए चार्ट्स वगैरह होते हैं। अब वो थोड़ा सा अलग अलग आर्थिक स्थिति के अनुसार उनमें आकार प्रकार में कुछ भेद हो सकता है। कई ब्रांडेड बस्ते हो सकते हैं, कई हमारे ज़माने में केवल एक कपड़े का थैला हुआ करता था। तो अब ये हमारे जो दिमाग में उन चीज़ों को लेकर के कि ये बस्ते का बोझ ये इतना क्यों है, एक सवाल उठता है और लगातार इस बस्ते के बोझ को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु फिर भी वो बस्ते का बोझ आज भी वैसे का वैसे बना हुआ है। अब हम तो बोझ केवल वो भार को देखते हैं। अब बच्चे के दिमाग में कितनी जानकारी डाली जाती है, कितनी सूचनाएं भरी जाती है, कितनी संक्रियाएं कराई जाती है, उसका तो कोई अंदाजा नहीं है। तो बच्चे के दिमाग में तो क्या क्या बोझ डाला जाता है उसका तो आपको अनुमान ही नहीं है। हम तो केवल भार के बोझ को देखते हैं। तो इसी को लेकर के भारत सरकार ने 1993 में एक रिपोर्ट आई थी और उसमें इस बस्ते के बोझ को कम करने के लिए कई अनुशंसाएं थी। उसमें बच्चे के स्तर के अनुसार पढ़ाई करवानी है, बच्चे की मानसिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक स्थिति को देख करके पाठ्यक्रम तय किया जाना, वो बहुत सारी बातें थी, परंतु धरातल पर वो बातें सारी उतर नहीं पाई। वो उतर इसलिए नहीं पाई क्योंकि वो जो बात थी वो केवल किताबों में सिमट कर रह कर गई। वो जहाँ तक स्कूल का शिक्षक था वहाँ तक वह बात पहुँची नहीं। और हम क्या है कि जो शिक्षक लोग हैं वो एक हमारे पास जो पाठ्य पुस्तक होती है उसको हम गीता, भागवत, रामायण सब कुछ उसी को मान लेते हैं, वे यही सब कुछ है, जबकि वो हमारी जो शिक्षा का एक छोटा सा पार्ट है। तो हम एक सारणी के माध्यम से इसको समझेंगे कि क्या तो पाठ्यचर्या होती है, क्या पाठ्यक्रम होता है, क्या पाठ्य पुस्तकें होती है, क्या ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची है या इनमें कोई भिन्नता है। तो पहले जो हमारे सामने है उस चीज को देखते हैं। पाठ्य पुस्तक आपने देखी होगी, मैंने भी देखी है, आपने भी देखी है, जो मेरा वीडियो अभिभावक देख रहा है उन्होंने भी अपने बच्चे के पास में देखी होगी। हिंदी की तो वसंत है,
गणित की किताब होगी, सामाजिक अध्ययन की होगी, बड़ी क्लास है तो ज्योग्राफी की, फिलोसफी की, फिजिक्स की, कुछ भी हो सकती है। तो वो सारी पाठ्य पुस्तकें देखी। अब जो पाठ्य पुस्तकें जो तय की जाती है वो किसके आधार पर तय की जाती है? वो जो आधार तय करने वाली बातें हैं वो न तो हम शिक्षकों के पास है, न वो प्रशासकों के पास है, वो केवल केवल बहुत हाई लेवल पर जाकर के एक डॉक्यूमेंट में संरक्षित हो जाती है। उसे हम कहते हैं पाठ्यचर्या। अब जो पाठ्यचर्या है वो आप यहां देखेंगे, इस ये आरेख देखेंगे। देखिए, जो हम पहले आप एक गौर कीजिए कि हम बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? हम बच्चे को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वो अच्छा नागरिक बने, वो संस्कारी बने, उसमें जागरूकता आए, वो फला फला चीज़ें सीख जाए। तो ये सब माँ बाप सोच के भेजते हैं उसको। तो वो जो सोच होती है वो ही हमारी पाठ्यचर्या का आधार बनती है। उसे ही हम मोटा मोटी रूप से पाठ्यचर्या कहते हैं। अब ये देखिए, कई बार क्या होता है कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को एक ही मान लिया जाता है, जबकि दोनों एक नहीं है। ये पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का ही हिस्सा है और उसी का हिस्सा है पाठ्य पुस्तक। अब जैसे अगर इस आप आलेख को देखते हो, इसमें पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत किसके अंतर्गत समाहित है? पाठ्यक्रम के अंतर्गत। पाठ्यक्रम किसके अंतर्गत समाहित है? पाठ्यचर्या की। अब ये फिर बात अमूर्त होगी, हम इसको मूर्त रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि जब पाठ्यचर्या का शाब्दिक अर्थ होता है पाठ्य, मतलब जो पढ़ने योग्य हो या जो पढ़ाने योग्य हो। पढ़ने या जो पढ़ाने योग्य हो उसका चर्या, चर्या कहते हैं चलते रहने वाले को, मतलब उसका एक नियम पूर्वक अनुसरण करना, नियम पूर्वक पालन करना या अनुसरण करना। तो जैसे दिनचर्या, हमारी दिनचर्या क्या होता है? सुबह उठते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं या खेत का काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, ये हमारा पूरा दिन का एक चर्या है। तो अब शिक्षा को लेकर के जो उद्देश्य बना, फिर हमने एक विषय वस्तु का चयन किया, फिर उस विषय वस्तु को हमने पढ़ाने के तरीके खोजे और फिर उनका मूल्यांकन किया। तो ये सारे मिलाकर के क्या कहलाएगी? पाठ्यचर्या। कैसे कि कोई भी हम काम करते हैं तो पहले उसका उद्देश्य बनाते हैं, उद्देश्य बनाते हैं, उद्देश्य के बाद में कि उद्देश्य को प्राप्त कैसे करेंगे, तो हम उसके लिए एक कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं कि ये बच्चों को पढ़ा देंगे तो ये उद्देश्य हम प्राप्त कर लेंगे। जैसे मान लो हमने उद्देश्य किया कि पहली क्लास का बच्चा है तो उसको 100 तक गिनती आनी चाहिए, ये गणित में हमने पहले लक्ष्य बनाया, छोटा उद्देश्य बनाया। अब उसके लिए हम एक किताब बनाएंगे, उसमें कंकर से भी सिखा देंगे, उसको तिलियों से सिखा देंगे, उसको संख्या सिखा देंगे। ये सब विषय वस्तु का हमने चयन किया। अब इसको ये तरीके हैं, अब कंकर से सिखाना, तिलियों से सिखाना, मैदान में जाकर सिखाना, पेड़ पत्तों से सिखाना, ये सब उसके तरीके हैं। फिर उसका मूल्यांकन, मतलब वो हमने जो तय किया था कि इसको ये सिखाना है, वो उस बच्चा सीखा या नहीं सीखा। तो ये सारा मिलाकर के एक जो हम वर्ष पर्यंत बनाते हैं
या जैसे प्राथमिक के लिए पहले से 5 का 5 साल का बनाते हैं, फिर 8 का 3 साल का बनाते हैं, नई का 2 साल का बनाते हैं। तो ये सब बनाते हैं, इसको हम कहते हैं पाठ्यचर्या। तो कहने का मतलब होता है जो शिक्षण और अधिगम की जितनी ही प्रक्रिया है, सारी प्रक्रियाओं का सम्मिलित जो नाम है वो पाठ्यचर्या है। मतलब पढ़ना और पढ़ाना क्या हो, देखो ये क्यों हो तय किया जाता है। फिर पढ़ाना क्यों जरूरी, क्यों उद्देश्य, क्यों कि बच्चे को शिक्षित करना, बच्चे को जागरूक बनाना, कितना और किस क्रम में हो ये पाठ्यक्रम है, किस तरीके से हो ये क्या है, ये पेडागोजी, हिंदी में कहते हैं इसको शिक्षण शास्त्र या शिक्षा शास्त्र या विधियां, ये सब आ जाते हैं। अब उसको क्या जांचना और क्या करना, ये मूल्यांकन। तो ये सारा मिलाकर क्या कहलाएगा, पाठ्यचर्या कहलाएगी। तो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या भिन्न भिन्न नहीं है, ये पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक पार्ट है। क्योंकि अगर इसको भिन्न कर देंगे तो पाठ्यचर्या कुछ रह गई और पाठ्यक्रम कुछ रह जाएगा, तो हम जो शिक्षा के उद्देश्य हमने बनाए गए थे वो हम सही रूप से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर पाठ्यचर्या को परिभाषित करना हो, समझाना हो, तो ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनती है, पाठ्यचर्या बनती है। तो पढ़ने का जो पूरा, पढ़ने और पढ़ाने का जो पूरा क्रम है वो पाठ्यचर्या है। अब ये पाठ्यचर्या की रूपरेखा, और रूपरेखा कहते हैं आउटलाइन को, इसको कहते हैं फ्रेमवर्क को कहते हैं। तो अब ये पाठ्यचर्या एक तो होती है डिटेल में और एक होती है फ्रेमवर्क में। तो फ्रेमवर्क में क्या होता है कि मूल सिद्धांत तय किए जाते हैं और पूर्ण विवरण में पूरा बताया जाता है कि जैसे 7वीं का बच्चा है तो हिंदी में क्या सीखेगा, गणित में क्या सीखेगा, अंग्रेजी में क्या सीखेगा। अब वो उस जो पाठ्यक्रम बनता है उसका निर्देशन का काम पाठ्यचर्या करती है। कि जैसे मान लो आपने हिंदी में कविता एक प्रेमचंद जी की कहानी लगा दी, वो हमीद वाली कहानी, चिमटा वाली, ईदगाह लगा दी। अब ईदगाह की कहानी आपने क्यों लगाई, ये बात आपको पाठ्यचर्या बताएगी। अब आप पाठ्यचर्या केवल ये बताएगी कि बच्चे को कहानियों के माध्यम से भाषा का और संस्कृति और परंपरा का ज्ञान देना है, तो ये पाठ्यचर्या बताएगी। अब उसके लिए आपने प्रेमचंद की कहानी लगा ली, तो चाहे जयशंकर प्रसाद की छोटा जादूगर लगा ली या किसी और कहानीकार की लगा ली, स्थानीय परिवेश की कहानीकार की लगा ली, ज्ञान स्वयं प्रकाश की लगा ली। तो ये जो कहानी आपकी थी वो कहानी तो हुई आपकी पाठ्यक्रम का एक हिस्सा या पाठ्य पुस्तक का हिस्सा, और जो वो कहानी के पीछे लगाने के पीछे जो तर्क थे या कारण थे या आधार भूमि थे वो थे पाठ्यचर्या। तो आप पाठ्यचर्या को और पाठ्यक्रम में अंतर कम है और समानताएं ज्यादा है, क्योंकि एक दूसरे से कोरिलेट है। अब आप देखेंगे कि यहां एक आप ये क्यों का जवाब होता है ना, वो पाठ्यचर्या देती है। कितना और किस क्रम में ये आपका है पाठ्यक्रम, और किस तरीके से है ये है आपकी पेडागोजी, और क्या जांचना है ये है मूल्यांकन। पेडागोजी को हिंदी में शिक्षा शास्त्र कहते हैं या शिक्षण शास्त्र भी कहते हैं, या उसको विधाएं भी कह सकते हैं, शिक्षण की विधाएं, ये एक ही बात है। अब जो हम बात करेंगे कि फिर इनमें अंतर कैसे होगा, अंतर ऐसे हो सकता है, शाब्दिक सीधा सीधा समझ लें कि पाठ्यचर्या को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं, करिकुलम। और करिकुलम
शब्द बनाए क्यूरेसी, इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। देखो ये दौड़ का मैदान है, ये दौड़ का मैदान। अब यहां दौड़ का मैदान कौन सा? पढ़ाई का मैदान। पढ़ाई कौन सी? भी शुरू से उद्देश्य तय किए, फिर सामग्री तय की, फिर तरीके तय किए, फिर मूल्यांकन तय किया। ये सारा मिला करके क्या बना? पाठ्यचर्या बनी। और इसकी मोटी मोटी जो फ्रेम बना इसका, उसको करेंगे पाठ्यचर्या की रूपरेखा। और डिटेलिंग बनी, उसके लिए एक शब्द और है जो अपने राजस्थान SCRT जिसको काम देती है, वो शब्द है शिक्षा क्रम। तो इस शब्दों से आप बिल्कुल अच्छी तरह से रूबरू हो जाओ ताकि कंफ्यूजन नहीं। अब क्या पढ़ाया जाना है और क्यों पढ़ाया जाना है, ये तो तय करता है शिक्षा क्रम या पाठ्यचर्या। अब पाठ्यचर्या का एक पार्ट है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में मतलब कक्ष में कौन कौन सी गतिविधियां होगी, क्या क्या आपको पढ़ाया जाना है। पाठ्य पुस्तक के साथ साथ आपको कौन सी और भी गतिविधियां करवाई जानी है, वो सारा मिला करके आपका हो गया पाठ्यक्रम। और फिर उसके लिए जो किताब तय की है वो है आपकी पाठ्य पुस्तक। अब आप थोड़ा सा, इसको कहते हैं अंग्रेजी में सिलेबस, और इसको कहते हैं, नहीं सिलेबस कहते हैं इसको कहते हैं करिकुलम, और इसको कहते हैं फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम, और ये हो गया टेक्स्ट बुक। तो आपको अगर हिंदी में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप अंग्रेजी से काम चला सकते हो। तो अब ये एक यहाँ गौर करना कि ये पाठ्यचर्या करिकुलम के लिए, ये करिकुलम के लिए हिंदी में 3-4 प्रकार के शब्द है। शिक्षा क्रम भी करिकुलम के लिए काम में लिया जाता है, और पाठ्यचर्या भी इसी के लिए काम किया जाता है। और नेट की परीक्षा में अनुवाद देखा है तो वहां इसको पाठ्य विवरण कहते हैं। तो इसलिए ये चारों शब्द एक के लिए आता है, करिकुलम के लिए आता है। और फिर पाठ्यक्रम के लिए ये सिलेबस शब्द है। अब ये कंफ्यूजन क्या होता है कि सिलेबस को ही करिकुलम माना जाता है और करिकुलम को भी सिलेबस मान लिया जाता है। और ये भ्रम कोई आम शिक्षकों में नहीं, ये नीति नियंताओं में भी है। जैसे जब 1988 में जब उसकी ज्ञान चतुर्वेदी की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति की लागू करने की रिपोर्टिंग के बारे में बात थी, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात है, तब उसमें उन्होंने उस पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में काम में लिया। तो ये दरअसल क्या है कि 1975 से पहले हमारे पास ये पाठ्यचर्या का कंसेप्ट ही नहीं था। हम भारत की शिक्षा के मामले में इस प्रकार की हमारी अवधारणा ही नहीं थी, क्योंकि उससे पहले एक तो क्षेत्र में ये शिक्षा समवर्ती सूची में ही है, उससे पहले ये शिक्षा राज्य सूची में थी जब कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास था। फिर वो समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं कई विवाद की स्थिति में, जो केंद्र का कानून मान्य होता है। तो ये समवर्ती सूची में 1976 में आई। 1975 में पहली बार इस पाठ्यचर्या का कंसेप्ट हमारे पास आया था। तो इसलिए हम सैद्धांतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से इस पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को बड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि आप भी थोड़ा सा अगर इसको हल्के में लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, परंतु ध्यान से और समझ के इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अब मैं इसकी जो हमारे भारतीय परंपरा में इस पाठ्यचर्या को किस रूप में लिया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास अभी तक 4 पाठ्यचर्या की रूपरेखा आई है, 1975 में और 1988 में, 2000 में और एक 2005 में। तो 2008 में एक
पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के नाम से एक डॉक्यूमेंट आया है जिसको नाम दिया है राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र। ये एनसीईआरटी ने 2009 में प्रकाशित किया है। ये प्रकाशित है, नेट पर भी उपलब्ध है। तो उसमें इन तीनों को बहुत व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया है। आप अब ये पाठ्यचर्या बनती कैसे, नींव कैसे बनती है, इसकी कंसेप्ट कैसे बनता है, तो वो तो मोटा मोटी जो हम हमारे शिक्षाविदों के सामने तो ये होते हैं कि अपने पहले उद्देश्य तय करते हैं, फिर उसका विषय वस्तु का चयन कर लेते हैं जिसको हम पाठ्यक्रम कह सकते हैं, ये फिर पेडागोजी होगी और ये फिर मूल्यांकन हो गया। तो अब हम भारतीय दृष्टि से सोचते हैं कि ये पाठ्यचर्या बनती कैसे है। कि देखिए आरटी एक्ट में जो आरटी 2009 है उसकी धारा 11 में पाठ्यचर्या कैसे बनानी है उसके सिद्धांत दिए हैं कि पाठ्यचर्या बनाते समय ये ध्यान रखना हो कि हमें बच्चे में संवैधानिक मूल्य डालने, जैसे स्वतंत्रता, समानता, प्रकृति प्रेम, ये सब वो जो मूल्य हैं संविधान में दिए हुए, जो संविधान में कर्तव्य और अधिकार दोनों दिए, वो सारे इसमें आएंगे। फिर हमें ये देखना है कि बच्चे का ऑल आउट डेवलपमेंट हो, केवल बौद्धिक विकास नहीं हो, शारीरिक मानसिक सब विकास हो। फिर उसको ज्ञान भी मिले और इंटरनल उसकी जो क्षमता है वो जागृत रहे, मानसिक रूप से ताकतवर बने। फिर मानसिक शारीरिक क्षमता का विकास वो इसी की व्याख्या है। फिर उसके बाद उसको जो सिखाना हो वह एक्टिविटी बेस्ड हो, और फिर जहां तक हो सके उसको जो पढ़ाई का माध्यम रखा जाए वो मदर टंग हो, और उसको भयमुक्त वातावरण दिया जाए, और उसकी जो वैयक्तिक जो पहचान है उसको बढ़ावा मिले, वो समूह में कहीं खो न जाए, उसकी व्यक्तिगत विशिष्टता बचाए रखनी है। और फिर उस बच्चे का जो असेसमेंट है वो लगातार होना चाहिए और हर एक एंगल से होना चाहिए, सभी आयामों से होना चाहिए, और कंटिन्यूस, इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस असेसमेंट और कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये दोनों चीजें बच्चे की समझे। तो ये हमारे पास क्या था, ये पाठ्यचर्या बनाने को, ये हमारे पाठ्यचर्या बनाने के आधारभूत सिद्धांत थे कि इनके आधार पर आपको पाठ्यचर्या बनानी है, क्योंकि आरटी एक्ट को पालन करना हमारा सबका संवैधानिक दायित्व है। तो अब ये यहाँ रूपरेखा कैसे बनती है कि मनुष्य एवं समाज से संबंधित मान्यताएं क्या है, ये मान्यताएं इसमें आ गई। फिर ज्ञान मीमांसा से संबंधित मान्यताएं क्या है, विज्ञान, अंतःशक्ति, योग्यता विकास, सर्वांगीण विकास, ये है। फिर बच्चे उसके परिवेश के संबंध है वो ये गतिविधि, मातृभाषा, भयमुक्त, मौलिकता, ये चीजें, तो ये तो है देखो ऑल ऑफ वर्ल्ड में ये इन मान्यताओं के आधार पर इसकी रूपरेखा बनती है, और ये है हमारी भारतीय परंपरा। अब इसके आधार पर ये मान्यताएं हैं, इसके आधार पर लक्ष्य बनते हैं, और लक्ष्य बड़े रूप को कहते हैं, वो उसके आधार पर छोटे छोटे उद्देश्य बनते हैं। जैसे लक्ष्य बना दिया कि बच्चे का अभिव्यक्ति का विकास होना चाहिए। अब अभिव्यक्ति का विकास होना चाहिए तो उसमें होगा कि हिंदी भाषा में उसको ये आना चाहिए, अंग्रेजी में ये आना चाहिए, संस्कृत में ये आना चाहिए, ये उसका छोटे उद्देश्य होंगे। फिर उसका क्या होगा, विषय वस्तु का चयन होगा एवं व्यवस्थापन के सिद्धांत, मतलब उस कैसी व्यवस्था होगी, सिलेबस कितने पाठ में होगा, परीक्षा कब होगी, अर्धवार्षिक में कौन सा होगा, ये सब व्यवस्थापन के सिद्धांत है। फिर अच्छे तरीकों का आधार, अब पढ़ाने के तरीके कौन कौन से हो। आधार का मतलब होता है कि जैसे अब जो साइकोलॉजिकल सिद्धांत है, पेडागोजिकल सिद्धांत है, जो शिक्षण के सूत्र हैं, सवाल जवाब, जैसे सवाल जवाब की शैली हुई, व्याख्या शैली हुई, या प्रायोजना विधि हुई, तो ये निर्देशन विधि हुई, ये सब विधियां हैं, वो अच्छे, इसका आधार क्या है, वो आधार ये तय करती है। फिर
अच्छी सामग्री के आधार पर अब सामग्री कैसे तय की जाए, अब फिर मूल्यांकन का सिद्धांत, अब मूल्यांकन कैसे किया जाए। अब तो देखो जो पाठ्यचर्या है ना वो कैसे 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 बताती है, क्यों और कैसे का जवाब देती है। तो ये आपकी मान लो आपकी 7वीं में प्रेमचंद जी का पाठ रखा है तो क्यों रखा गया है, इसका जवाब पाठ्यचर्या देगी। पाठ्यक्रम में केवल पाठ होगा। अब देखो क्यों से क्या और कितने पर आते हैं, ये एक सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएं हैं कि ऐसे पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनती है, ये भारतीय मान्यता होगी। अब ये इसमें यहां से चल करके अब क्लासरूम कैसे जाते हैं, क्लासरूम के लिए क्या चाहिए, ये बच्चे के सामने लक्ष्य हो, शिक्षकों को क्या करवाना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। फिर विषय वस्तु का चयन कैसे हुआ, फिर उसमें कक्षा सिद्धांत कैसे बनेंगे, फिर अच्छे तरीकों का आधार कैसे होगा, अच्छी सामग्री का आधार कैसे होगा, मूल्यांकन का आधार कैसे होगा। अब देखो यहाँ आप गौर करना, ये पाठ्यक्रम का विवरण है, ये उद्देश्य और विषय वस्तु का चयन व्यवस्थापन के सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम बनेगा। अब आप कई बार गौर ये करते हैं कि जैसे पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक को एक में मान लिया जाता है। आपने गौर किया होगा कि हम परीक्षा में, पुरानी परीक्षा मान लो आप, उसमें मौखिक और लिखित परीक्षा 2 होती थी। तो मौखिक परीक्षा होती थी, उसमें जरूरी नहीं थी आप पाठ्य पुस्तक से पूछो, आप बाहर से भी पूछते थे। जैसे मान लो आप श्रुत लेखन करवा रहे हो या मौलिक लेखन करवा रहे हो तो वो बाहर की है। तो एक तरह से कक्ष में क्या क्या गतिविधियां करवाई जानी है, वो सारा जो पाठ्य सहगामी गतिविधियां शामिल है उसमें, वो सारे के सारी गतिविधियां पाठ्यक्रम में शामिल होती है। और पाठ्य पुस्तक तो केवल एक किताब होती है। और अभी जो हमारी शिक्षा शास्त्रीय अनुशंसाएं हैं उसमें ये कहते हैं कि पाठ्यचर्या होनी चाहिए हमारे पास, और पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम में हमें खुला छोड़ देना चाहिए कि हम उस पाठ्यचर्या के अनुसार किताबें खुद बना सकें। और अभी एक अच्छा काम ये हुआ है कि अभी जब तक जो पाठ्यचर्या आ रही थी तो ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी। जैसे मान 1975, 1988, 2000, 2005 ये पाठ्यचर्या की रूपरेखाएं आ रही थी। अब उसमें क्या था कि ऊपर की रूपरेखा है, इसके आधार पर जो एक एक स्टेट में जो SCERT बने हुए हैं, SCERT को उसके आधार पर अपना पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या कहते हैं शिक्षा कर्म, तो उसका विवरण तैयार करना था डिटेल में। वहां से रूपरेखा बनती है, वहां डिटेल में आपको सब स्टेट्स को काम करना था। अभी जो शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें सबसे खूबसूरत काम क्या हुआ है कि अभी उसने सभी राज्यों को निर्देश प्रदान किए हैं कि आप अपनी अपनी पाठ्यचर्या बनाएं। और फिर वो सारे जब राज्य अपना शिक्षा क्रम या पाठ्यचर्या बना लेंगे तो उस पाठ्यचर्या को अध्ययन करके उसकी डाइवर्सिटी का पूरा लेखा जोखा रखते हुए और एक ऐसे सूत्र बनाएंगे जो भारत को एक रख सके, भारत में एकात्मकता ला सके, ऐसी एक पाठ्यचर्या इसके बाद तैयार होगी। अब देखो पहले ऊपर से नीचे की ओर फैलाव था, अब नीचे से ऊपर की ओर ऐसे आ रहा है। देखो पहले क्या था, यहां से यूं फैल रहा था, अब यहां ऐसे करके वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये हमारी अभी जो 2020 नई शिक्षा नीति है उसकी खूबसूरती है। और अभी ये स्टेट्स में काम चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी आगे आने वाली जो नेशनल फ्रेमवर्क, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा वो पिछले फ्रेमवर्क से भी ज़्यादा खूबसूरत होगा, अधिक मूल्यवान होगा। तो अब यहाँ ये पाठ्यक्रम बन गया। अब ये प्रस्तावित कक्षाएं अभ्यास, अब उसी में अच्छे तरीके बताए जाते हैं कि कैसे कैसे क्लास में पढ़ाना है, आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करनी है, प्रयोग करने हैं, कक्षा से बाहर जाना है, ये करना है, ये सब कक्षा में अभ्यास करवाए जाएंगे। तो इसके लिए पहले वो पाठ्यक्रम में तरीके बताए जाते हैं। फिर अच्छी सामग्री कैसे तैयार करनी है कि उसमें जैसे मान लो भाषा की तैयार करनी है तो लिखने की वो सभी विधाओं की जानकारी हो, बड़ी क्लास में विधाओं की जानकारी होगी,
छोटी क्लास है उसमें सुनना पढ़ना लिखना वो होगा, तो उन कौशलों का विकास कैसे हो उसके आधार तय हो जाएगी, और उसके आधार पर वो पाठ्य पुस्तक या शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार हो जाएगी। जो अभी तक 2005 की जो हमारे पास पाठ्यचर्या है उसमें यह है कि केवल आपके पास पाठ्य पुस्तक नहीं होनी चाहिए, आपके पास पूरा पैकेज होना चाहिए। इस पैकेज में मान लो जो भूगोल है तो भूगोल की किताब हो, और भूगोल के कौन कौन से नक्शे आपको पढ़ाए जाने हैं और कैसे नक्शों की समझ आपको देनी है वो भी एक होनी चाहिए। तो इसका एक पैकेज होना चाहिए। उस पैकेज तो एक तरह से तो पाठ्य पुस्तक और पाठ्य अधिगम सामग्री और पाठ्यक्रम ये एक बातें हैं, परंतु फिर भी आप ये समझ लो ये पाठ्य पुस्तक और ये पाठ्यक्रम ये, फिर ये मूल्यांकन के सिद्धांत, जैसे ये हमने ये CCA CCA ये इसके सिद्धांत है, और इसके आधार पर मूल्यांकन किया जाना है। तो एक प्रकार से पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम करिकुलम और सिलेबस दोनों भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न इसलिए समझना है क्योंकि जब तक आप भिन्नता नहीं समझेंगे तब उसमें आपस में आप उसकी एकात्मकता भी नहीं समझेंगे। यूँ समझ लीजिए भी कोई भी आपको काम करना है तो पहले आप उसके उद्देश्य बनाते हैं, ये इसको काम को क्यों करना है, क्यों करना, ये आपने उद्देश्य बनाए। फिर कैसे करना है वो आपको तरीके बताए, और क्या करना है वो आपकी जो क्लास के लर्निंग प्रोसेस हो गया, और उसको कैसे जांचना है वो मूल्यांकन हो गया। और ये सारा सब चीजें जो तय हो जाती है, सब चीजें, इसको हम कहते हैं पाठ्यचर्या। अब आप और थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए जो राष्ट्रीय समूह का आधार पत्र 2008 है उसमें इसकी एक परिभाषा दी हुई है। मैं और परिभाषा में बताऊंगा जब हम आगे के वीडियो में चलेंगे। अभी इसको एक ध्यान से समझो कि व्यवस्था मांग करती है कि कार्य योग्य सिद्धांतों और अधिकतर क्षेत्रों जैसे विषय वस्तु के चुनाव, वस्तुओं से अंतःक्रिया के तरीकों, कक्षा का संगठन तथा शिक्षण अधिगम सामग्री इत्यादि में कसौटियां निर्धारण की। व्यवस्था का मांग करते हैं मतलब एक कोई भी आपको सिस्टम बनाना है, तो सिस्टम बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम बनाना है, तो इसके लिए आपको कौन से सिद्धांत रखने पड़ेंगे, कैसे सिद्धांतों पर शिक्षा व्यवस्था चलेगी। फिर विषय वस्तु का चुनाव कैसे करोगे, विषय वस्तु आपने विषय वस्तु को चुनाव मतलब जैसे हिंदी की चुना है तो हिंदी के कैसे पाठ चुनेंगे। मान लो बच्चे में आपको कंसेप्चुअल नॉलेज देना है तो वैसे पाठ चुनेंगे जिसमें संकल्पना का निर्माण हो, तो ये विषय वस्तु का चुनाव कैसे हो। फिर बच्चों से अंतःक्रिया, बच्चों के साथ इंटरेक्शन कैसे हो, मतलब पेडागोजी। और फिर कक्षा कक्ष में कौन कौन सी और गतिविधियां करवाई जाए, वो पेडागोजी का एक पार्ट है। और आपकी लर्निंग और टीचिंग मटेरियल क्या हो, तो ये सब तय करने के लिए जो कसौटी लगती है वो कसौटी आपकी पाठ्यचर्या है। तो एक तरह से पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या एक होते भी भिन्न है, क्योंकि जो पाठ्यचर्या है वो पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक को कैसे बनाना है, इसके नियम कायदे, इसकी आधार भूमि, इसके निर्देशक तत्व सब तय करती है। तो इसलिए वही तो तय करती है, तो इसलिए जो वो तय करती है तो वो जो तय करती है उसको उससे अलग नहीं समझा जा सकता, परंतु उसको बराबर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उसमें अगर अंतर नहीं समझोगे तो हम कक्षा में अच्छा शिक्षण नहीं करवा पाते। बड़ा दुख का विषय है कि हमें करिकुलम और सिलेबस का अंतर ही समझ में नहीं आता। एक लाइन में सीधा अंतर होता है कि करिकुलम ही बताता है कि हमें ये सिलेबस क्यों बनाया है। आपकी हिंदी की कक्षा में, क्योंकि मैं हिंदी का बार बार हिंदी का बोल लेता हूँ, गणित का बोल लेते हैं, गणित में गुणनखंड लगे हैं तो पाठ्यचर्या बताएगी कि गुणनखंड क्यों लगे हैं। और ये जब ये समझ में टीचर को होगा कि ये गुणनखंड इसलिए लगे हैं, तो वो अगर पाठ्य पुस्तक उसकी कमजोर लगेगी उसको, तो वो दूसरे किताबों के सहारे लेकर के उस कंसेप्ट को
समझाने की कोशिश करेगा। छोटी क्लास में मान लो पहली क्लास में बच्चे की सुनने की क्षमता डेवलप करनी है और हमें बच्चे में रिदम की कविताएं सुनानी है, बाबा आया, ताला लाया, माला आया। तो अब ये कोई जरूरी नहीं है जो आपकी किताब में है कविताएं वही सुनाओ, आप ऐसी और कविताएं भी सुना सकते हैं। अगर ये सुना कब सकते हो, जब आपको इस पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की सही सही समझ होगी। तो ये थोड़ा सा जो विषय है वो बहुत कठिन तो नहीं है, परंतु इसको हमारी शिक्षण प्रक्रिया में, सिस्टम में ये विषय उस तरीके से रखा ही नहीं गया है। हमने शिक्षकों के से इस तरह का संवाद ही नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है। मैंने प्रयास किया है कि मैं कुछ इसके आधार भूमि आपके समक्ष रखूं, और ये 3-4 वीडियो में इस बात को मैं पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि एक साथ इस बात को कह पाना इतना सरल नहीं है मेरे लिए भी। फिर भी आप मेरे हाव भाव के साथ और मेरी चिंतन प्रक्रिया के साथ जुड़े रहेंगे तो हम इस विषय को ठीक से समझ पाएंगे, और हम जो आने वाले बच्चे हैं या हमारे जो शिक्षक तैयार हो रहे हैं उनके साथ न्याय कर पाएंगे और उनको ठीक ठीक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि मैं इस कंसेप्ट को और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर करूंगा, और दूसरे जो अभी जो तक जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आए हैं वो कैसे बने हैं उन पर भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। आप लगातार जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।